सो इस वीडियो से पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं। सो आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में, जो एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है। सो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो जेनेसिस होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन करना, या एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे किसी चीज़ का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। और गैमेट का मतलब होता है गैमेट्स। ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस अगर हम दोनों को कंबाइन करके देखें तो यहाँ पे हमारा ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। सो अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस की ह्यूमन बींग्स में, तो ये दो तरीके का होता है। इसमें हमारा सबसे पहला होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो मेल में हम देखते हैं, और एक होता है oogenesis, जिसे हम फीमेल में देखते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस है, तो यहाँ पे मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा मेल्स में, और oogenesis में हमारा ओवम या फिर एग का फॉर्मेशन होगा फीमेल में। ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल। ठीक है। अब हम इस प्रोसेस को देखते हैं कि यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। सो स्पर्मेटोगोनिया, जो हमारी मेल जर्म सेल होती है, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो हमारी सेमीफेरस ट्यूब्यूल होती है, ठीक है, वो दो तरीके की सेल को अपने अंदर कंसिस्ट करती है, जिसमें एक हमारी होती है मेल जर्म सेल और सेकेंड हमारी होती है सर्टोली सेल्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल जर्म सेल होती है, मीन्स जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया होती है, ठीक है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है। वो शो करती है माइटोटिक डिवीज़न। ठीक है। माइटोटिक डिवीज़न शो करती है और फॉर्म करती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है। इसे अभी हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, तो यहाँ पे अभी खाली मैंने लिख रखा है। ठीक है। अब क्या होता है, देखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हमारे बन गए। ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट फर्स्ट म्योटिक डिवीजन एंड फॉर्म टू इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी पहली म्योटिक डिवीजन करते हैं। अब पहली से मतलब यहाँ पे है कि अगर आपने 10th में सेल डिवीज़न को पढ़ा हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जब म्योटिक डिवीज़न होती है तो उसमें दो फेजेस होते हैं, म्योटिक डिवीज़न 1 और म्योटिक डिवीज़न 2। ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे ये पहली म्योटिक डिवीज़न होती है। ठीक है। सो पहली म्योटिक डिवीज़न जो होती है, तो वहाँ पे 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ठीक है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो सेकंड म्योटिक डिवीजन एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब जो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, इसमें सेकंड म्योटिक डिवीजन होती है, या हम कहें कंप्लीट म्योटिक डिवीजन होती है, और वो फॉर्म करते हैं 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ठीक है। स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। अब जो स्पर्मेटिड है, ठीक है, वो आगे चल के ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ में या स्पर्म में। ठीक है। सो ये जो पूरा प्रोसेस होता है स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होने का, इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये आपको याद रखना है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारा मेल जर्म सेल से पूरा स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है, और स्पर्मियोजेनेसिस हमारा स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का प्रोसेस होता है। ठीक है। स्पर्म फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब जो स्पर्म है उसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रिलीज कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा क्या कि जो मेल जर्म सेल है उसने माइटोटिक डिवीज़न करी, ठीक है, और बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ने अपनी पहली म्योटिक डिवीज़न करी और बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने क्या करा? अपनी सेकेंड म्योटिक डिवीज़न करी और बनाया स्पर्मेटिड, और ये स्पर्मेटिड आगे चल के ट्रांसफॉर्म हुआ स्पर्मेटोजोआ में, जिस प्रोसेस को हमने कहा स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्म हमारा बना, इसे हमने रिलीज़ कर दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और इस प्रोसेस को हमने कहा स्पर्मिएशन। ठीक है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो स्पर्म जो है रेटिटेस्टिस में गया, ठीक है, वासा इफ्रेंटिया में गया, एपिडाइमिस में गया, ठीक है, और इस तरीके से वो पेरिस तक पहुंचा। ठीक है। तो ये पूरा हमारा जो प्रोसेस था, ये स्पर्मेटोजेनेसिस था। इसमें हमने देखा कि स्पर्म का कैसे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। ठीक है। और ये जो डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है।
सो सबसे पहले जो हमारी मेल जर्म सेल होती है या जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया होती है वो माइटोटिक डिवीजन शो करती है और 2 सेल बनाती है जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। और ये डिप्लॉयड होती हैं, मीन्स 2n होता है इनके पास। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है ये पहली म्यूटिक डिवीजन शो करती है और बनाती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। और इनकी हैप्लॉइडी क्या होती है, ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो सेकंड म्यूटिक डिवीजन शो करते हैं और बनाते हैं स्पर्मेटिड्स, ठीक है। और आगे चल के ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये ट्रांसफॉर्म होकर स्पर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और इस स्पर्म को रिलीज करा जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब हम देखते हैं स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म के स्ट्रक्चर को, ठीक है। द स्पर्म आर मोटाइल सेल, तो जो स्पर्म होता है ये मोटाइल सेल होता है। और यहाँ पे मोटाइल का मतलब होता है कि इनके पास एबिलिटी होती है मूव करने की, ठीक है, ये मूवमेंट शो करते हैं। स्पर्म रिटेन देयर एबिलिटी टू फर्टिलाइज एन ओवम फ्रॉम 24 to 48 आवर आफ्टर रिलीजिंग इन जेनिशियल ट्रैक्ट। अब जो स्पर्म है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो फर्टिलाइज कर सकता है 24 से 48 घंटे के बीच में फीमेल जेनिशियल ट्रैक्ट में रिलीज होने के बाद, ठीक है। मीन्स अगर एक बार स्पर्म रिलीज हो गया फीमेल के जेनिशियल ट्रैक्ट में, सो वो 24 से 48 घंटे के बीच में ही फर्टिलाइज कर सकता है, उसके बाद वो फर्टिलाइज नहीं करेगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। अब जो स्पर्म होता है उसकी एक हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है और टेल होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हेड की, इट कंटेन एंटीरियर स्मॉल एक्रोसोम एंड पोस्टीरियर लार्ज न्यूक्लियस। तो जो हेड है उसके आगे का हिस्सा छोटा होता है और वो कंटेन करता है एक्रोसोम, और जो पीछे का हिस्सा होता है वो कंटेन करता है न्यूक्लियस, ठीक है। एक्रोसोम कंटेन hyaluronides proteolytic enzyme popularly known as spermlysine that penetrate the egg at the time of fertilization। अब जो एक्रोसोम होता है वो कंटेन करता है hyaluronides proteolytic enzyme, ठीक है, जिसे हम स्पर्मलाइजिन्स भी कहते हैं। और इस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एग की जो लेयर होती है जोना पेलुसिडा उसे पेनिट्रेट करता है और एग के साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म में जाके एंट्री करता है, ठीक है। हाथ धोना सीखिए हाथों से ही। पहले पानी और साबुन, फिर दोस्ती, झगड़ा, मगरमच्छ, तितली चाबी घुमाओ और जर्म्स को धो डालो। नेक्स्ट हमारा आता है मिडल पीस। It pose numerous mitochondria which produce energy for movement of tail that facilitate sperm motility। अब जो मिडल पीस होता है हमारा ये कंटेन करके रखता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और जैसे हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, ठीक है। सो ये क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से टेल की मूवमेंट हो पाती है, और टेल की मूवमेंट हो पाती है तो वो क्या करती है, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करवाती है, मीन्स स्पर्म को मूव कराती है। ह्यूमन मेल इजैकुलेट 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वाइटस। जो ह्यूमन मेल है वो क्वाइटस के दौरान मीन्स सेक्स टाइम होता है उस दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म को रिलीज करते हैं, ठीक है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है गैमेटोजेनेसिस में वो होता है oogenesis, ठीक है, और ये फीमेल में होता है, ठीक है। और oogenesis में हमारा क्या होता है, मैच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है जो हमारा ओवम या फिर एग होता है, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट हमारा क्या कहलाता है, oogenesis। Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell oogonia are formed। अब oogenesis जो है हम कहें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे oogonia जो है एडेड हो जाती है, ठीक है। या हम कहें फीमेल के ओवरी या जो भी उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसमें oogonia या हम कहें गैमेट मदर सेल जो है वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। और नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, मीन्स पैदा होने के बाद फीमेल स्ट्रक्चर में कोई भी oogonia फॉर्म नहीं होती। यही रीज़न होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो 45 से 50 ईयर के बाद मदर नहीं बन सकती, ठीक है।
और जो मेल होते हैं वो 75 ईयर तक फादर बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ गैमेट मदर सेल होते हैं फीमेल में वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, और बर्थ के बाद कोई भी उसमें ऐड नहीं होता। सो अब हम देखते हैं कि गैमेट ओजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है और किस तरीके से एक एग या फिर एक ओवम बनता है। तो सबसे पहले जो ओगेनिया होती है हमारी, मतलब जो हमारी गैमेट मदर सेल होती है वो डिवाइड करना स्टार्ट करती है और म्यूसिस 1 के प्रोफेज 1 में एंटर करती है, ठीक है। क्या करती है, एंटर करती है, और वहीं पे उसकी डेवलपमेंट हमका एक तरीके से रुक जाती है या फिर वो उसी एक स्टेज में फंस के रह जाती है, ठीक है। और उस टाइम पे जो हमारी स्ट्रक्चर बनती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी oocytes, ठीक है। Each primary oocyte gets surrounded by layer of granulosa cell and are called primary follicle। अब जो हमारी प्राइमरी oocyte होती है, ठीक है, ये क्या होता है, इसके ऊपर ग्रैनुलोजा सेल्स की कवरिंग आ जाती है, ठीक है। और जो ग्रैनुलोजा सेल्स ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, सो इसके ऊपर ग्रैनुलोजा सेल्स की कवरिंग आ जाती है और जो फिर हमारी स्ट्रक्चर बनती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोजा सेल एंड और कवरिंग आ जाती है और एक न्यू थीका बनता है। अब यहाँ पे ये जो थीका है ये क्या होता है, ठीक है। काफ़ी बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि थीका होता क्या है और वो रट लेते हैं कि ग्रैनुलोजा सेल्स के साथ न्यू थीका का फॉर्मेशन होता है। तो जो थीका होती हैं ये हमारी एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, ठीक है, जो मेड हुई होती है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। तो थीका क्या होती है, दे आर ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स इन द ओवरी मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, हार्मोन सीक्रेट और सिंथेसाइज का काम करती हैं, ठीक है। तो थीका बेसिकली क्या करता है, हार्मोन को सीक्रेट या फिर सिंथेसाइज करता है। तो देखिए अब ये जो हमारे स्ट्रक्चर बनती है ग्रैनुलोजा सेल्स और न्यू थीका के आने की वजह से इसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल के बाद क्या होता है, सारा सेकेंडरी फॉलिकल होता है, ठीक है। इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं एंट्रम, और जो हमारी थीका लेयर होती है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है आउटर लेयर और इंटरनल लेयर में, ठीक है। तो जो हमारी आउटर लेयर हो जाती है थीका की उसे हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना, और जो हमारी इनर लेयर होती है उसे हम कहते हैं थीका इंटरना, ठीक है। और ये जो हमारी पूरी स्ट्रक्चर होती है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम फिर कहते हैं टर्शरी फॉलिक्यूल, ठीक है। मीन्स सेकेंडरी फॉलिक्यूल जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्शरी फॉलिक्यूल में। प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division and form secondary oocyte and first polar body। सो देखिए अब जो हमारा प्राइमरी oocytes होता है टर्शरी फॉलिक्यूल के अंदर वो ग्रो कर जाता है और अपनी पूरी म्यूटिक डिवीज़न को कंप्लीट कर लेता है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न को कंप्लीट कर लेता है और म्यूटिक डिवीज़न के बाद डिवाइड होकर वो बनाता है सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। सो अब इस चीज़ को आप समझिए क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफर्म रहते हैं कि प्राइमरी oocytes ये कहाँ से आया, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte सबसे पहले हमारा था, उसके बाद हमारी फिर एक ग्रैनुलोजा सेल बनी थी, ठीक है, ये लेयर बनी, इसे हमने कहा प्राइमरी फॉलिक्यूल। इसके ऊपर फिर दोबारा ग्रैनुलोजा सेल बनी और फिर हमारा एक थीका बना, ठीक है। तो इसे हमने क्या कहा, सेकेंडरी फॉलिक्यूल। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिक्यूल था इसमें जो हमारी थीका थी ये आगे चल के क्या हुई, डिवाइड हुई इंटरनल और एक्सटर्नल में, ठीक है। और यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ गई तो हमने यहाँ इसे क्या कहा, टर्शरी फॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम देखें तो प्राइमरी oocytes तो अभी भी अंदर बचा हुआ है, ठीक है। तो वही प्राइमरी oocytes क्या करता है, पूरा साइज में ग्रो होता है और अपनी पहली म्यूटिक डिवीज़न मीन्स प्रोफेज 1 में वो जो फंसा हुआ था वो ख़त्म हो जाती है और वो अपनी फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न को कंप्लीट कर लेता है और बनाता है सेकेंडरी oocytes और फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी इसलिए क्योंकि ये जो डिवीज़न होती है ये अनइक्वल होती है, मीन्स एक बड़ी होती है, एक बड़ी सेल का फॉर्मेशन होता है और एक छोटी सेल का, जो छोटी सेल होती है उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेफिन फॉलिकल। क्या होता है, जो टर्शरी फॉलिकल है वो मैच्योर होता है और चेंज हो जाता है ग्रेफिन फॉलिकल में, ठीक है। तो जो टर्शरी फॉलिकल है उसी को हम बेसिकली ग्रेफिन फॉलिकल कहते हैं। ओवल्यूशन, ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocytes फ्रॉम ओवरी। अब देखिए जो हमारी सेकेंडरी oocytes बनी होती है टर्शरी फॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, ये हम कहें ग्रेफिन फॉलिक्यूल के अंदर। तो ग्रेफिन फॉलिकल के रप्चर होने की वजह से मीन्स उसके टूटने की वजह से वो सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज हो जाता है ओवरी में और इसी को हम क्या कहते हैं, ओवल्यूशन, ठीक है। सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा, और जो सेकेंडरी oocyte है वो अपने चारों तरफ एक नई कवरिंग या एक नई मेम्ब्रेन बना लेता है जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है।
सेकंड म्योटिक डिवीजन ओशर इन सेकेंडरी oocyte एंड फॉर्म एग एंड सेकंड पोलर बॉडी। अब जो सेकेंडरी oocyte है उसमें सेकंड म्योटिक डिवीजन होती है, ठीक है, सेकंड म्योटिक डिवीजन होती है और वो क्या करता है, एग का फॉर्मेशन और सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हमारी सेकंड म्योटिक डिवीजन होती है सेकेंडरी oocytes में, ये इनिशिएट होती है जब कोई स्पर्म जो है जोना पेलोसिडा के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। सो इस तरीके से पूरा एक ये प्रोसेस होता है जहाँ पे जो हमारी ओगेनिया है या गैमेट मदर सेल है वो डिवीज़न करके एग का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल मीन्स इन सारे प्रोसेस में हार्मोन्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। सो सबसे पहले जब हमारी प्यूबर्टी एज होती है तो क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है, ठीक है। और ये ये जो हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये जाके एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पे मीन्स आगे के हिस्से पे और स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ दो गोनाडोट्रोपिन्स का सिक्रेशन को इनिशिएट करता है, जिसमें हमारा एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम LH कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और सेकंड हमारा होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम SH कहते हैं, ठीक है। सो जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये फीमेल में क्या करता है, LH सर्च करके ओवल्यूशन कराता है, ठीक है। LH सर्च को आप जब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि LH सर्च क्या होता है। मेरी सगी माँ ने और नेक्स्ट ये मेल में क्या करता है, ये रीडिंग सेल पे एक्ट करता है और एंड्रोजन का सिक्रेशन या उसके सिंथेसाइज को इनिशिएट करता है, ठीक है। और ये जो एंड्रोजन है ये कंट्रोल या स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, ठीक है। सो ये जो है हमारा LH का फंक्शन होता है मेल और फीमेल में। अब हम देखते हैं FSH का फंक्शन मेल और फीमेल में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेल की तो FSH जो है मेल में एक्ट करता है सर्टोली सेल पे और स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। सो जो FSH है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को और सर्टोली सेल्स कुछ ऐसे फैक्टर को सिक्रेट करती है जो क्या करती है, स्पर्मेटिड से स्पर्म के ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है मीन्स स्पर्मियोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। और फीमेल में ये एक्ट करता है फॉलिक्यूल्स पे और उनकी डेवलपमेंट को प्रोसीड करता है, ठीक है। FSH along with testosterone stimulate sperm production in seminiferous tubule। और जो FSH है टेस्टोस्टेरोन के साथ क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करवाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। सो ये थी